हेलो एवरीवन। हिस्ट्री के अपने पिछले वीडियो में हमने आप लोगों के साथ ब्रिटिश भारत में हुए प्रमुख किसान विद्रोहों व आंदोलनों पर चर्चा प्रारंभ की थी, जिसके अंतर्गत हमने किसान विद्रोहों के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारणों पर, उनके स्वरूप पर और 19वीं सदी में जो भी प्रमुख किसान विद्रोह आंदोलन हुए थे उन पर डिस्कशन किया था। चर्चा के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 20वीं सदी में जो भी प्रमुख किसान विद्रोह आंदोलन हुए थे उस पर डिस्कशन करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो में ही हमने आप लोगों के साथ चंपारण आंदोलन और खेड़ा आंदोलन पर डिस्कशन किया था, तो जल्दी से एक नज़र इस पर हम डाल लेते हैं। 1915 में गांधी बाबा दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों को नाको चने चबवाकर भारत आ चुके थे। उनके पास दो तीन प्रमुख हथियार थे, बहुत ही घातक थे, लोकतांत्रिक हथियार थे, अहिंसा और सत्याग्रह। ये ऐसे हथियार थे जिनसे कि अंग्रेज भी भयभीत रहते थे। इसकी जो हमें पहली परिणति दिखाई पड़ती है वो चंपारण आंदोलन में दिखाई पड़ती है। चंपारण आंदोलन जो कि बिहार के चंपारण क्षेत्र में किसानों के शोषण से संबंधित था। वहां पर किसानों को उनकी सर्वाधिक उपजाऊ 3 कट्ठे क्षेत्र पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जा रहा था, जिसे कि 3 कठिया प्रथा कहा जाता था। और राम नारायण शुक्ल के बुलावे पर गांधी बाबा वहां पर पहुंचते हैं और आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं और फिर किसानों को उनके 3 कठिया प्रथा से मुक्ति दिलाते हैं। 1918 में गुजरात के खेड़ा में फसल बर्बाद हो चुकी थी, फिर भी किसानों को लगान देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। तो वहां पर मोहनलाल पांडे और शंकरलाल पांडे के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन शुरू किया और विट्ठल भाई पटेल ने मांग रखी कि उनकी पूर्ण लगान की राशि जो है वो माफ होनी चाहिए। गांधी बाबा को जैसे ही पता चलता है वो तुरंत आंदोलन में सम्मिलित होते हैं और उनके पहुंचते ही एक आयोग का गठन होता है, जिससे कि इस बात पर सहमति बनती है कि जो भी किसान अपनी स्वेच्छा से लगान देना चाहते हैं वो लगान दें, वरना ना दें। ये भी एक सफल आंदोलन रहा, क्योंकि स्वेच्छा से कोई लगान क्यों ही देना चाहेगा। अगर हम अपने अगले आंदोलन की बात करें तो वो किसान सभा आंदोलन है, जो कि 1918 से लेकर 1921 तक चलता है। इसकी पृष्ठभूमि को अगर हम देखते हैं तो 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के जो तालुकदार थे उनको उनकी भूमि लौटा दी गई थी। तो इससे जो किसानों का एक बड़ा वर्ग था वो तालुकदारों और जमींदारों के नियंत्रण में आ जाता है और उनका शोषण होता है। शोषण किस प्रकार हो रहा है कि लगान की ऊंची दरें वसूली जा रही हैं, भूमि से किसानों को बेदखल किया गया, अवैध कर लगाए गए और उनसे नजरानों की मांग की जा रही थी। नजराने के बारे में अगर आपको पता हो तो पुराने जमाने में राजा महाराजाओं को बड़े व्यापारियों के द्वारा कुछ बहुमूल्य उपहार भेंट किए जाते थे, उसी को नजराना कहते थे। तो जमींदार भी अपने आप को किसी राजा महाराजा से कम तो समझते नहीं थे, तो वो भी एक्सपेक्ट करते थे कि उन्हें भी कुछ बहुमूल्य उपहार मिले। इसी क्रम में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है 1914 में और इससे खाद्यान्न निर्यात में वृद्धि होती है और भारत में महंगाई में वृद्धि होती है और किसानों की जो दशा थी वो अत्यंत दयनीय हो जाती है। 1916 में होम रूल लीग का भी गठन हो चुका होता है। इससे भी भारत में किसान सभाओं व आंदोलनों को आवृत्ति बढ़ती है। अवध में उत्तर प्रदेश में किसानों का जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ गौरीशंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया फरवरी 1918 में और मालवीय जी ने इसमें इनका भरपूर सहयोग दिया। 1919 के मध्य तक आते आते इसकी लगभग 500 शाखाएं खुल चुकी थी और इसके गठन से जो संबंधित प्रमुख नेता थे वो झिंगुरू सिंह, दुर्गा पाल सिंह और बाबा रामचंद्र जी थे। बाबा रामचंद्र ही वो शख्स थे जिनकी सलाह पर नेहरू जी ने गांवों का दौरा शुरू किया और भारत को गहराई से जाना और फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया की और बड़े नेता बने और आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री भी बने। राष्ट्रवादी नेताओं में धीरे धीरे मतभेद होता है और फिर अक्टूबर 1920 आते आते अवध किसान सभा का गठन हो जाता है। मतलब कि जो किसान सभा था उसमें फूट पड़ चुकी होती है। अवध किसान सभा की अगर बात करते हैं तो उन्होंने कुछ नियम और शर्तें तय की कि किसान जो है जो बेदखल जमीन होगी उसको नहीं जोतेंगे, बेगार नहीं करेंगे, जो भी विवाद होंगे उन्हें पंचायत के माध्यम से हल करेंगे और अगर वो नियम नहीं मानते हैं तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। जनवरी 1921 आते आते आंदोलन ने हिंसक स्वरूप ले लिया, क्योंकि इसका जो नेतृत्व था वो स्थानीय नेताओं के हाथ में आ चुका था। अब जब से ही हिंसक स्वरूप अख्तियार करता है आंदोलन, तो जो राष्ट्रवादी नेता थे वो इससे अपने आप को अलग कर लेते हैं। इसकी जो गतिविधियों का केंद्र था वो रायबरेली, फैजाबाद और सुल्तानपुर था। जब आंदोलन हिंसक हो गया तो उसका सरकारी दमन किया गया। इसके साथ में अवध मालगुजारी रेंट संशोधन अधिनियम भी पारित हो जाता है, जिससे कि आंदोलन कमजोर पड़ता है और धीरे धीरे मार्च 1921 में आंदोलन समाप्त हो जाता है। जो हमारा अगला आंदोलन है वो है एक आंदोलन, जो कि 1921 से लेकर 1922 तक चलता है और यह आंदोलन भी उत्तर प्रदेश से ही
संबंधित था। उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी जिले थे, बहराइच, हरदोई और सीतापुर, वहां पर इस आंदोलन का नेतृत्व तथाकथित समाज के निचले तबके के किसान, मदारी, पासी एवं अन्य पिछड़ी जातियों के द्वारा किया जाता है और इसमें छोटे जमींदार भी सम्मिलित होते हैं। इस आंदोलन का जो प्रमुख कारण था वो वहां पर वसूली जा रही लगान की ऊंची दरें थी, राजस्व वसूली के लिए अपनाई गई दमनकारी नीतियां थी और जो किसानों से बेगार कराया जा रहा था वो इसका एक प्रमुख कारण रहा। यहाँ पर नेतृत्वकर्ताओं ने किया क्या कि प्रतीकात्मक धार्मिक रीति रिवाजों का पालन किया और जो भी किसान एकत्रित होते थे उन्हें कुछ शपथ दिलाई जाती थी। शपथ कुछ खास प्रकार की शपथ होती थी कि भाई आपको लगान समय सीमा में देना है, मतलब कि उचित समय पर देना है। ये तो अच्छी बात होगी जमींदारों के लिए, अंग्रेजों के लिए, लेकिन जो लगान देना है वो उचित लगान देना है। अब वो उचित लगान क्या होगा, जो ये सभा तय करेगी। इसका मतलब क्या होगा कि वो लगान की जो दर होगी वो बहुत कम होगी। इससे अंग्रेजों को समस्याएं उत्पन्न हुई क्योंकि उनके अर्थ पर समस्या आई। दूसरा कि अगर उन्हें किसानों को भूमि से बेदखल किया जा रहा है तो वो भूमि को नहीं छोड़ेंगे, अपराधियों से संबंध नहीं रखेंगे और जब भी पंचायत का निर्णय होगा उसे मानेंगे। अब चूंकि अंग्रेजों के पैसे पर जैसे ही कोई संकट आता है, उन्होंने तुरंत इस आंदोलन को दमन पूर्वक कार्रवाई करते हुए समाप्त कर दिया मार्च 1922 में। दक्षिण भारत में इसी समय एक प्रमुख आंदोलन हमें दिखाई पड़ता है जो कि मोपला विद्रोह है। मोपला जो है वो मालाबार के किसान थे और मुस्लिम समुदाय से संबंधित थे और ये बहुतायत मात्रा में थे वहां पर, और इनका शोषण जो हो रहा था वो जमींदारों के द्वारा हो रहा था जिन्हें कि जिन्मी कहा जाता था, और ये हिंदू समाज से संबंधित थे। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक मामला नहीं था, इसकी जो जड़ें थी वो आर्थिक हितों में निहित थी। अगर इसके हम पृष्ठभूमि को देखें तो मोपलाओं ने समय समय पर 19वीं सदी में बहुत बार विद्रोह किया था, लेकिन इस बार की जो खासियत थी उनका यह आंदोलन राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ चुका था। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हो चुका था और फिर उसको अपोज करने के लिए भारत में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इसी समय तुर्की में एक खलीफा जो वहाँ के होते थे, मुसलमानों के धार्मिक नेता होते थे, उनके खिलाफ ब्रिटिशर्स के जो नीतियाँ थी उसके विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, जिसके बारे में हम लोग बाद में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो खिलाफत आंदोलन के जो भी नेता थे उन्होंने इस मोपला किसानों के जो विद्रोह था इसका भरपूर समर्थन किया। अब चूंकि राष्ट्रवादी नेताओं ने किसानों का समर्थन किया तो किसानों ने भी खिलाफत आंदोलन को तन मन धन से पूरा समर्थन दिया। जो किसान थे वो राष्ट्रवादी नेताओं के साथ जुड़ चुके थे तो वो आधुनिक रीति रिवाजों से भी परिचित हो चुके थे। अवध के किसानों के समान यहाँ भी जो है उनके जो समस्या थी वो लगान की ऊंची दरें थी, नजराना था, दमनकारी नीतियाँ थी। इन सब से पीड़ित होकर किसान संगठित होकर आंदोलन करने के लिए प्रेरित हुआ। अब चूंकि खिलाफत आंदोलन के जो भी नेता थे, बड़े नेता थे, जैसे गांधी जी, शौकत अली खान, मौलाना आजाद, इन सब ने इस क्षेत्र का दौरा किया। और बड़े नेता जब किसी आंदोलन में सम्मिलित होते हैं तो आंदोलन की सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे कि अंग्रेज सरकार भयभीत हुई और उसने वहां पर मार्शल लॉ, निषेधाज्ञा लागू कर दी और जो भी खिलाफत का जो सभा होती थी उसको प्रतिबंधित कर दिया और किसान सभाओं पर भी रोक लगा दी। आंदोलन में हिंसक जो शुरुआत हुई, हिंसक चरण की शुरुआत हुई, वो उसका जो प्रमुख कारण था वो खिलाफत का एक प्रमुख नेता था मुदलियार। उसकी गिरफ्तारी के लिए जो अंग्रेज थे, जो सेना थी, वो मस्जिद में घुस जाती है। इससे जो किसान थे, मोपला किसान थे, वो मुस्लिम समुदाय से थे और उन्हें अपने धर्म का अपमान महसूस होता है और फिर हिंसक चरण की शुरुआत होती है। इसका एक प्रमुख कारण यह भी रहा कि जो अंग्रेज थे उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हुए कुछ हिंदुओं को अपने समर्थन करने के लिए मजबूर किया और तो उसके साथ में कुछ हिंदुओं ने भी उनका समर्थन किया, जिससे धीरे धीरे ये जो विद्रोह था वो सांप्रदायिक रंग ले लिया और सांप्रदायिक रंग लेते ही जो राष्ट्रवादी नेता थे वो इससे अलग हो गए। जब राष्ट्रवादी नेता इससे अलग हो गए तो जो मोपला थे उनका मनोबल एकदम से टूट गया और फिर दिसंबर 1921 तक आंदोलन का दमन कर दिया गया। इससे ये मोपला किसान इतने ज़्यादा हताश और निराश हुए कि वो उसके पश्चात भारत की आज़ादी की लड़ाई में कभी भी सम्मिलित नहीं होते हैं। अगर हम अगले विद्रोह की बात करते हैं तो वो हमें बारदोली सत्याग्रह दिखाई पड़ता है, जो कि 1926 से लेकर 1928 तक चलता है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इससे
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत बड़े नेता उभर कर सामने आते हैं, वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात के बारदोली क्षेत्र में भी किसानों का शोषण हो रहा था और वो शोषण के विरोध में तब किसान ज्यादा एकत्रित हो जाते हैं जब वहां पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा 1926 में कर राजस्व में अचानक से 22 से 30% तक की वृद्धि कर दी जाती है। इससे किसान बहुत नाराज होते हैं और फिर उसके खिलाफ संगठित होकर वो विद्रोह करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका नेतृत्व करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर संगठन की बहुत बड़ी क्षमता थी। उन्होंने किसानों को यह समझाया कि आपको भू राजस्व नहीं अदा करना है और जब तक सरकार इस समस्या के समाधान हेतु किसी आयोग का गठन नहीं कर देती है या कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं पारित करती है कि ये जो वृद्धि हुई है उसको वापस ले लिया जाए, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। इसके लिए उन्होंने 13 छावनियों का गठन किया और साथ में कुछ बौद्धिक पत्रिकाएं भी निकालना शुरू की और बौद्धिक संगठनों का भी निर्माण किया। इसी क्रम में बारदोली सत्याग्रह पत्रिका का भी प्रकाशन प्रारंभ होता है और आंदोलन एक संगठित होकर लोगों के बीच में अपनी जड़ जमा लेता है। 1928 आते आते जो अंग्रेज थे उनको यह एहसास होता है कि वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन के जरिए अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। और जैसे ही गांधी बाबा को यह पता चलता है कि भाई वल्लभ भाई पटेल जी को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो तुरंत बारदोली पहुंचते हैं और उनके पहुंचते ही घटनाक्रम तेजी से मोड़ लेता है और फिर ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल की अध्यक्षता में एक बारदोली जांच आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें यह बात स्वीकार की जाती है कि भाई जो राजस्व वृद्धि है वो अनुचित है और उसको घटा करके 6.03% कर दिया गया। इससे जुड़े जो अन्य तथ्य हैं वो ये है कि उस समय के जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे, बम्बई का जो गवर्नर था वो विल्सन था और इस आंदोलन के समर्थन में लालजी नारंगी और के.एम. मुंशी इन्होंने बम्बई विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। आंदोलन में एक जनजाति भी शामिल थी जो कि काली पराज उसका नाम था और गांधी जी इस जनजाति का नाम बदल करके रानी पराज कर देते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इसी आंदोलन के दौरान महिलाओं ने फरवरी 1926 में वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी, तो इसलिए भी यह बारदोली सत्याग्रह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके पश्चात फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात कई ढेर सारे युवा नेता उभर कर सामने आते हैं और जब आंदोलन समाप्त होता है उसके पश्चात भारत में जो किसान संगठन थे उनके गठन में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। कम्युनिस्ट पार्टी भी उभर कर सामने आती है और फिर भारत में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा का 1936 में गठन होता है। इन्होंने अपना नेतृत्व सहजानंद सरस्वती को सौंपा। इसके महासचिव एन.जी. रंगा थे और इसकी पहली बैठक लखनऊ के फैजपुर में होती है। यहाँ पर किसानों का एक घोषणा पत्र जारी होता है जो कि आगे चल करके जब कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस के नेतृत्व में प्रांतीय सरकारें जो बनती है 1937 में, उनके भी घोषणा पत्र का ये प्रमुख मुद्दे रहते हैं। यही मुद्दे जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा ने अपने घोषणा पत्र में जारी किए थे। उनकी मांगे क्या थी कि जो भू राजस्व है उसमें 50% तक की कटौती कर दी जाए, किसानों से ऋण वसूली स्थगित की जाए और जो उनका आर्थिक शोषण हो रहा है उससे उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। जो जमींदारी प्रथा है उसको समाप्त किया जाए, साहूकारों को लाइसेंस दिया जाए जिससे कि वे निर्धारित ब्याज पर ही ऋण दे सके और किसानों का आर्थिक शोषण न कर सके, और बागानी फसलों को उचित मूल्य दिया जाए। यही सब मांगे आगे चल करके हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन का भी मांग बनती हैं और फिर भविष्य में जमींदारी उन्मूलन में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी बीच में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय उसके कारणों से जो साम्यवादी थे उनकी जो स्थिति थी वो थोड़ी से परिवर्तित होती है। साम्यवादी और गैर साम्यवादियों के बीच में टकराव होता है, मतभेद होता है और इंदुलाल याज्ञिक, सहजानंद सरस्वती जैसे जो नेता होते हैं वो आंदोलन से अपने आप को अलग कर लेते हैं और जो किसान सभाएं थी उनमें फूट पड़ जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि भारत भी अपने विश्व के अन्य देशों के साथ जुड़ जाता है और यहाँ के किसान अपनी मांगों को लेकर के और मुखर हो जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो हमें सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन दिखाई पड़ता है वो तेभागा आंदोलन है, जो कि 1946 से लेकर 1949 तक चलता है।
तेभागा आंदोलन बंगाल के एक बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ था और इससे भी अंग्रेजों की नींव हिल गई थी। बंगाल में इसका नेतृत्व कंपाराम सिंह और भुवन सिंह ने किया था और इसका कारण क्या था कि बटाई व्यवस्था के तहत किसानों का बहुत शोषण हो रहा था। 1940 में एक लगान आयोग बना था और उसकी सिफारिश के अनुसार किसानों ने आंदोलन शुरू किया और यह मांग की कि जो 2/3 हिस्सा होगा फसल का उसे वो रखेंगे और 1/3 हिस्सा ही जमींदार को देंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो बंगाल किसान सभा ने निभाई थी और इसके तहत तिभागा चाई और इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाए गए। किसान इसमें खास तरह से प्रदर्शन करते थे, लाठी लेके प्रदर्शन करते थे, नारे लगाते थे और जो भी उपज होता था उसे जोतदार के घर ले जाने के बजाय अपने घर लेके चले जाते थे। किसानों ने ये घोषणा की कि जो 2/3 हिस्सा होगा फसल का वो रखेंगे और जमींदारों को सिर्फ 1/3 हिस्सा ही देंगे और इसीलिए इस आंदोलन का नाम तिभागा आंदोलन पड़ा था। यह आंदोलन स्वाधीनता के पश्चात तक भी चलता रहा और जब बरगदार अधिनियम 1949 में पारित हुआ तब जाकर यह आंदोलन समाप्त हुआ था। अगर हम मध्य दक्षिण भारत की बात करें तो इसी 1946 में ही तेलंगाना में एक कृषक आंदोलन होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा छापामार कृषक गुरिल्ला युद्ध था जिसमें कि लगभग 3000 गांव और 3 लाख लोग प्रभावित हुए थे। यह निजाम द्वारा शासित हैदराबाद क्षेत्र में किसानों के द्वारा किया गया आंदोलन था और यह इसका जो पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही यहाँ पर असंतोष की चिंगारी उभर रही थी। किसानों से कम दाम पर अनाज की वसूली की जा रही थी और उसको तहत उन्हें सही दाम नहीं मिल रहे थे और रियासत की पुलिस और जमींदार के जो समर्थक थे वो भी किसानों के विरुद्ध अत्याचार कर रहे थे। अब जब शोषण से परेशान जो किसान था उसने भी अंत में हथियार उठा लिया और फिर विद्रोह की जो शुरुआत होती है वो 1946 में नालगोंडा के जलगांव तालुके में एक देशमुख था, उसकी गांव के उग्रवादियों ने हत्या कर दी। बदले में पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई उसमें कुमार अय्या की जैसे ही हत्या होती है, एक पार्टी के एक प्रमुख ये कार्यकर्ता थे, जैसे ही इनकी हत्या होती है इसके पश्चात व्यापक किसान संघर्ष शुरू होता है और इस किसान संघर्ष को कम्युनिस्ट पार्टी ने खूब प्रेरित किया। कम्युनिस्ट पार्टी से परेशान होकर के वहां के निजाम ने इस पार्टी को अवैध भी घोषित कर दिया था। आंदोलन में छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग होता है और फिर अगस्त 1947 से 1948 के बीच आंदोलन एकदम अपने चरम पर पहुंच जाता है और फिर जब हैदराबाद में सेना भेज करके हैदराबाद का विलय किया जाता है तब यह आंदोलन अपने आप ही समाप्त हो जाता है। अन्य जो एक प्रमुख आंदोलन हमें दिखाई पड़ता है दक्षिण भारत में वो पुनप्पा वायलार आंदोलन है। ये महत्वपूर्ण इसलिए हमारे लिए हो जाता है क्योंकि हाल फिलहाल में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ने इसे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से बाहर कर दिया है। इसका एक प्रमुख कारण क्या रहा है कि 1946 में नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका था और ये जो आंदोलन था वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि अंतरिम सरकार के खिलाफ चल रहा था, इसलिए इसे स्वतंत्रता संग्राम से अलग कर दिया गया। और ये केरल के अलेप्पी जिले में स्थित है और यहाँ के किसान भी जमींदारों के अत्याचार से बहुत अधिक पीड़ित थे और उनके आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही त्रावणकोर जो राज्य था उसका भारत में विलय होता है, इसलिए यह आंदोलन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये जो भी प्रमुख किसान आंदोलन हुए थे अगर इनकी उपलब्धियों की हम बात करें तो स्वाधीनता के उपरांत हमारे यहाँ जो भी विभिन्न कृषि सुधार हुए, जमींदारी उन्मूलन हुआ, भूमि का बंटवारा फिर से हुआ, तो उसके लिए इसने अनुकूल वातावरण का निर्माण किया था। इसके साथ ही भूस्वामियों और किसानों को उनके वास्तविक अधिकारों से इसने अवगत कराया और कृषि व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। यह आंदोलन राष्ट्रवादी विचारधारा पर आश्रित थे और इन्होंने किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और सभी क्षेत्रों में ये किसान आंदोलन एक ही समान प्रकृति के थे। तो स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो में हमने 20वीं सदी में जो भी प्रमुख किसान आंदोलन थे उनके कारणों पर और उनसे जो उपलब्धियां मिली उस पर हमने आपके साथ डिस्कशन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे संबंधित जो भी PDF है वो आपको हमारे इसी नाम से चलने वाले स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी के नाम से चलने वाले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।